संगठन क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के लिए आज हम बहुत खुशी का और यादगार दिन के रूप में हम हैं, क्योंकि हम शहीद आजम भगत सिंह, HSRA के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथियों के बारे में पढ़ते तो बहुत रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी के परिवार के नज़दीकी व्यक्ति के साथ मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। और कुछ दिन पहले हमें मालूम पड़ा, बल्कि इस बात का अफसोस है कि बहुत दिन बाद मालूम पड़ा कि पानीपत में शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी योद्धा थे, उनके एक साथी क्रांति कुमार जी पानीपत में रहते थे और आज़ादी मिली, जैसी वो आज़ादी चाहते थे वो नहीं मिली, लेकिन उस आज़ादी में भी जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने भुगता वो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। तो आज हम क्रांति कुमार जी की सुपुत्री दीदी उर्वशी जी के पास हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे क्रांति कुमार जी के बारे में, ख़ास तौर से जब से उन्होंने उनको देखा है, तो यहाँ पे वो कब आए थे पानीपत में? पानीपत कब आए थे? 24 जून सन 1960। अच्छा, 24 जून सन 1960 को आए थे। पिताजी रिटायर हो गए थे नौकरी से, सरकारी क्लास 1 अफसर थे। अच्छा अच्छा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में लगे हुए थे। अच्छा, उनके पिताजी? हाँ, क्रांति कुमार जी खुद उस जमाने के अच्छा, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करी उन्होंने। हाँ हाँ, हिंदुस्तान बनने के बाद उन्होंने अंग्रेज की नौकरी नहीं करी। हाँ हाँ, पढ़े लिखे थे पाकिस्तान में, उधर जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ अंग्रेज की कहीं भी नौकरी नहीं करी। हाँ हाँ, कभी ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे काम कर लिया, कभी कहीं कर लिया, अपना घर चलाते थे जी। हम लोग अमीर नहीं थे, पर किसी से मांग के भी नहीं खाते थे, इतना था रोटी मिलती थी जी जी। बस। तो ये जब यहाँ पानीपत में आने की ये वजह थी, यहाँ क्लेम जो मिलता था, जो पार्टीशन हुआ था, उस हिसाब से कुछ पैसा मिला था। हमारी माँ के नाम एक मकान था यहाँ। अच्छा। और दूसरा कारण ये था कि यहाँ संयुक्त पंजाब में लड़कियों की एजुकेशन फ्री थी जी। वहाँ दिल्ली में मैं 1.5 गुना फीस देती, जैसे बच्चों के साथ मैं 7.5, क्योंकि वो क्लास 1 अफसर थे, वहाँ ड्यूटी फीस लगती थी। यहाँ एजुकेशन फ्री थी। तो जब रिटायर हो गए तो मेरे मामा वगैरह यहाँ रहते थे, वो कहते हैं यार तू पानीपत आ जा, सस्ता शहर है, कुड़ियाँ की पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी, कितों गुजर करेंगे। रिटायर हो गए, घर में खाने पीने को तंगी हो गई, चलो हम इसलिए पानीपत आए। 1960 में आए? हाँ, 24 जून सन 1960। कहाँ से? यहाँ हमारा मकान था, हमारी माँ के नाम का मिला हुआ था, एक कमरा था उसमें। हम उसी में ही रहे 1 साल। अच्छा अच्छा। दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में कहाँ रहते थे? ना, लाल किले। दिल्ली में हम पुराना किला। अच्छा, पुराने किले के पास। पार्टीशन के बाद जो लोग आए थे, हाँ। रहे तो हम आए तो करोल बाग थे, मेरी मौसी रहती थी। हाँ। पिताजी तब पार्टीशन से पहले जेल में थे। अच्छा, तो हमें उन्होंने भेज दिया। हमारी माँ जब अच्छा, पार्टीशन से पहले जेल में थे? लाहौर में। पाकिस्तान में कहाँ से थे? पाकिस्तान में लाहौर में किला गुजर सिंह था, वहाँ हम रहते थे। अच्छा। पिताजी उन दिनों जेल में थे। पुलिस तो यही आज छोड़ गई, कल फिर ले गई। हाँ। कोई ना कोई मुकदमा बना के। हाँ। हमारा कोई मामा चाचा कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं था घर में। पिताजी भी अकेले थे, माँ भी अकेली। हाँ। तो रोज माँ जाती मिलने, बताती आज इस घर में आग लगा दी, आज उसमें जो हो गया। तो मैं भी दिल्ली चली जाती हूँ, मेरी बहन रहती है वहाँ, मेरी मौसी रहती थी। हाँ हाँ। तो उस सिलसिले में तो आखिर पिताजी ने कहा अच्छा जा, तूने जाना तो जा, चली जा, बच्चों को ले जा, सामान मत ले जाइयो, ये थोड़े दिन की बात है, ये दंगे खत्म हो जाएंगे, फिर लोग ठीक हो जाएंगे, आप अपने घरों में आ जाएंगे। इसलिए कोई सामान ना उठाया, यहाँ आ गए। यहाँ जब दंगे ज्यादा बढ़ते रहे तो उनके घर और भी रिश्तेदार आने शुरू हो गए। मौसी के यहाँ जगह थोड़ी हो गई। तो एक दिन फिर पिताजी ने सोचा कि मैं यहाँ नहीं रहता, इस पे बोझ पड़ रहा है, हम किसी और जगह में चले जाते हैं, कैंप में भी। इसलिए पुराने किले कैंप था वहाँ। अच्छा अच्छा। पिताजी को कैंप कमांडर की नौकरी भी ऑफर हुई थी,
अच्छा। कुरुक्षेत्र लगे थे। हाँ। वहां जब गए तो सारी बिरादरी लोग, रिश्तेदार जो पाकिस्तान से आए हुए, देखा भी ये काम ठीक नहीं है, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे जो नौकरी चाहिए ही। अच्छा, वो छोड़ दिया काम। मतलब कुरुक्षेत्र में भी कुछ दिन की थी कुरुक्षेत्र में कैंप कमांडर की नौकरी छोटी बहुत नहीं होती, हाँ 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 छोड़ दी, वो नहीं करी, हाँ वापिस आ गए। तो फिर दिल्ली में रहते रहते जो थोड़ा बहुत पैसा पूसा खत्म हो गया, अब क्या करें। तो हमारी माँ को कहते हैं तू ऐसे कर, तू मुझे चने बना दियो सवेरे, कुराल बाग रेगुलर रेस्टोरेंट है आर्या समाज रोड पे, वहाँ उस जगह मैं सवेरे थोड़े छोले छूले बेच के आ जाऊंगा, रोटी तो चले 2 टाइम की, और क्या करें। इसी सोच में थे कि यूपीएससी की वैकेंसियां निकल आई। अच्छा, उसमें अप्लाई करा, सिलेक्ट हो गए, नौकरी लग गई। नौकरी तो लग गई पर उम्र काफी हो चुकी थी। हाँ। अच्छा, कब लगी थी नौकरी? ये 47-48 की बात है। अच्छा, हाँ, नौकरी लग गई। हाँ। इंदिरा गांधी उसकी मिनिस्टर होती थी। हाँ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बड़ी अच्छी नौकरी लगी। हाँ। पाकिस्तान हाई कमीशन में भी 6 महीने रहे, वहाँ क्लास 1 की नौकरी मिली थी। अच्छा, जोड़ी तनख्वाह भी हो गई थी। हाँ। फिर वापस आ गए अपने डिपार्टमेंट में, पर वजह ये हुई कि उम्र हो गई ज्यादा, पहले नौकरी करी नहीं, अब तो रिटायर होना ही था। हाँ। रिटायर हो गए, घर में तंगी होगी, क्या करते, इसलिए हम पानीपत आए। अच्छा अच्छा, ये कहते हैं सस्ता शहर है। 1960 में आ गए थे। हाँ, 1960 में हम पानीपत आए और रिटायर हो गए थे तब? रिटायर हुए 57-58। उसके बदले में जहाँ हम रहते थे ना पुराने किले, हाँ। वहाँ क्यों खाली करा, वो हिस्टोरिकल जगह उन्होंने घोषित कर दी, कहते ये खाली करो, उसके बदले में हमें प्लाट दिए। इरोज पिक्चर हॉल के सामने 200 गज का प्लाट मिला था। अच्छा 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 अच्छा। तो उस वक्त क्या होगा, हम 6 बहनें थी, मेरी बड़ी बहन की शादी करती। हाँ हाँ। तो उसके लिए कुछ कर्ज लिया था किसी रिश्तेदार से, वो आके रोज मांगने लग गया, मेरे पैसे जो, मेरे पैसे जो। उसको किसी ने बकाया, इसकी तो इतनी लड़कियां, अभी तो इसने एक ब्याह है, तेरा पैसा इसने खाक देना। वो बात बढ़ गई। हाँ। माँ को भी गुस्सा आया, माँ ने चूड़ियाँ उतार के उसके आगे फेंकी, जा ले जा, बेच के ले ले अपने पैसे। हाँ। और वो जो प्लाट था वो हमने बेच दिया। अच्छा। सिर्फ 3000 में। अच्छा। रोज पिक्चर हॉल के सामने वो प्लाट 1 महीने बाद 32,000 का बिका। हाँ। तो अब इतना ही चलते, अब तो 3200 करोड़ों की बात है, करोड़ बीत गया। इस सिलसिले में आ गया। यहाँ इनके कई जानकार थे पानीपत में। अच्छा। पुराने जानकार थे, एसपी थे रामलाल जी, उनका भाई था मोहनलाल, डॉक्टर श्री कृष्ण था, डॉक्टर केदारनाथ थे, पानीपत में रहते थे। वो पार्टीशन के उनके जानकार। हाँ। आपको पता, प्रेस का काम था उनका, मिलना जुलना था, कुछ स्वभाव भी ऐसा था, मिलनसार थे। हाँ। पढ़े लिखे भी थे हर किसी की, पर किसी से लेना कुछ नहीं। अपने एक धोती कुर्ते में पजामे भी हम कुछ, चाहे क्लास 1 अफसर आ जाए चाहे कोई आए, ऐसा नहीं, किसी से नहीं लेना कुछ भी। हमें 2 रुपए चाहिए, ना किसी के आगे कभी हाथ फैलाए। बाद में भी जब मतलब कितनी बहनें हैं आप लोग? सुनो, हाँ। सरकार ने जमीनें दी कांग्रेसियों को, हाँ, जो हाँ। फ्रीडम है, हमें मिली जमीन। हाँ। तो उसको ये लिख के दे दिया सरकार गवर्नमेंट को कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई नौकरी दे दो, मैंने जमीन क्या करनी है। अच्छा अच्छा। उसके सिलसिले में 3-4 चिट्ठियां कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही। आखिरली चिट्ठी में ये लिखा हुआ है पिताजी के हाथ का कि ये जमीन उपजाऊ नहीं है। अच्छा। मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं इसको ठीक करूं। हाँ। तुम या वापस ले लो या मुझे कोई और दे दो। हाँ। ये आखिरली चिट्ठियां उनके हाथ की पड़ी हमारे पास, हाँ। अभी भी है। हाँ। वो जमीन भी गई। फिर इस पानीपत आ गए। यहाँ आके ये नहीं पता था कि ऐसा ये धंधा होगा। और फिर ये हरियाणा पंजाब का एजिटेशन चल गया, हिंदी आंदोलन। हाँ। वो ये नहीं चाहते थे। अच्छा। मैं सही बताऊं, कहते थे घर में हिंदी बोलते हो, ये बताओ जो तुम्हारी बोली है उस आधार से बंटवारा होगा, सच लिखाओ जो लिखाना। हाँ। गलत सरकार को मत बहकाओ। हाँ। फिर दंगे शुरू हो गए। मैं दिल्ली गई हुई थी, तो कहने लगे जिस दिन ये वारदात हुई है सन 66 की, तो मैं दिल्ली से वापस आई, कोई शादी थी उसमें गई हुई थी। तो घर में बोलते रोज हमारी माँ को, छोड़ के आ गई है, लेके नहीं आई, ये है वो। जब मैं आई रात को, नमस्ते करी, वो हमें प्यार से मिलते थे, कहते आ गई है पुत्र। मैं कहा आ गई, कुछ नहीं कहा। सवेरे जान मेरी माँ कहती है मेरे को तो लड़ रहे थे इतने दिन से, उन्होंने छोड़ के आ गई, ओनू आई नहीं, तुझे कुछ भी नहीं किया। हाँ। ऐसे बोली मेरी माँ। उसको तो डांटा भी नहीं। हाँ। कहते हैं कोई बात नहीं, आज तो चली गई है, कल कोई शादी होगी, कोई जाने देगा नहीं जाने देगा, कोई बात नहीं, रह ये ना। उसी दिन क्या हो गया, नलका, मैं कपड़े लाई थी, मैंने 3-4 दिन मैं कपड़े धोने लगी, मुझे कहते हैं साइकिल से उतर के
उनके पास साइकिल था अपना। कहते हैं नलका बंद होने वाला, पानी जाने वाला, कोई बड़ा बर्तन नीचे लगा के लगा ले, पानी बंद होने वाला, 10 बजे ट्यूबवेल का पानी बंद हो जाए। मेरी उनसे आखिरी ये बात है, बस। उसके बाद वो साइकिल पे चढ़ के चले गए। अच्छा। मेरी दूसरी बहन जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, वो 3 बजे आई है कॉलेज से। उसने देखा उजा साहब की दुकान थी, पिताजी अखबार पढ़ते पढ़ते ना ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो वो कहने लगी, आवाज लगाने लगी है, पिताजी रोटी खाने नहीं जाना का। फिर उसने आवाज नहीं लगाई। वो कितना दूर है यहाँ से चौक? वो आज भी कॉलेज पढ़ती थी, हम यहाँ रहते, वो भी घर आ गई। शाम को किसी ने आके बताया कि लाल बत्ती पे आग लग गई है। हमारे घर की छत से यहाँ रहते थे, वहां से धुआं दिख रहा था। आग लगी, मतलब इतनी जबरदस्त, वो टायरों की आग दिख, हमारे घर से भी दिख रही थी। पिताजी की साइकिल पड़ी थी, वहां गए हुए थे। हुआ क्या, उस दिन हलवाई हट्टे में गोली चल गई, लड़कों का जुलूस था। अब मैंने क्या नाम लेना, किसका था किसका नहीं था। तो उस लड़के ने थानेदार की पगड़ी उतार दी, उसकी कमीज फाड़ दी। अच्छा। जो मतलब जुलूस में जो था बंदा, लड़का था, आर्या कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम देशराज था। वहां दंगा भड़क के थानेदार ने उठा के गोली मार दी। मतलब वो सब जनसंघ वाले वो लड़का वही खत्म हो गया। जो जुलूस ये अखबार में खबरें देते थे, प्रेस में, ट्रिब्यून में, मिलाप में, सारे। तो ये उठ के वहां से पता लग गया भी गोली चल गई है। टक्कर साहब की दुकान थी, उसके पास वहां टेलीफोन लगा होता, घरों में टेलीफोन नहीं थे। तो एक आदमी को कहते हैं जाके अस्पताल देख के आ, भाई सचमुच लड़का मर गया कि जिंदा है, गलत खबर ना छप जाए। वो आदमी वहां से उठ के चला गया। इतने में भीड़ आ गई, उन्होंने पेट्रोल सामने लिया, पेट्रोल पंप था वो लिया, पत्थर फेंके। किसी ने आके हमें घर बताया कि पंडित जी के चोट लगी हुई है, उनका कुर्ता खून से भरा हुआ है, और वो दुकान के अंदर चले गए। मेरी छोटी बहन ने साइकिल उठाई फट, और जो उनकी साइकिल थी वो कोई पड़ोसी उठा के घर आ गया। कहता है उसका क्या है, उसको तो कोई भी छोड़ देगा, मैं साइकिल लेके घर आ गया। बात खत्म हो गई। थोड़ी दूर हुई, हमने भागा दौड़ी मच गई, ये हो गया वो हो गया। मेरी बहन ने साइकिल उठाई, पता करने गई, मेरे पिताजी का। उसको इतना बहकाया, कोई ये कहे डीसी साहब ले गए, कोई कहे शुगर मिल चले गए हैं, भाई दुकान में तो कोई है ही नहीं। हमें ये कह दिया, बैठे रहे। चलो रात 10 बजे हमारे घर पुलिस की जिप्सी आई, हमारी माँ को बिठा के ले गए। मैं तब सोई हुई थी। मेरी छोटी बहन जी उठ, में क्या हो गया, कहती पुलिस आई है, बीजी को ले गई। फिर वो आए, उन्होंने ये पूछा भी ये बताओ भाई तेरे पिताजी ने क्या डाला हुआ, बूट डाले हुए क्या चप्पल डाली। मेरे साथ आखिरली बात हुई थी, मुझे पता था। मैं कहा पिताजी ने बूट डाले हुए हैं, और वो दवाई लेने गए थे सिविल अस्पताल। उनके पास से सिर्फ एक दवाई की शीशी, एक घड़ी और उनका एक बूट, बाकी पहचानने लायक कुछ नहीं था। वो इतने ज्यादा जले हुए थे, बहुत ज्यादा। और जिस जगह वो ये फिर पुलिस ले गई। फिर यहाँ थे हुकूमत शाह जी थे, इन दिनों लीडर थे कांग्रेस के, वो भी गए। उन्होंने जैसे ही अंदर जाके कहे अभी आग सुलग रही थी, कस्सी लेके देखने लगे भी अंदर कुछ है तो नहीं। पहली कस्सी लगी, उसने शोर मचा दिया, भी अंदर तो है। ये तो पता लग गया उसी वक्त। निकल 3 आदमी निकले, एक छोट, और एक आदमी का तो पजामा भी जला हुआ था, जो जला हुआ था। अच्छा। हाँ, वो टायरों थे उनको खांसी खुंसी आई होगी, ऐसे पेट में हाथ कर लिए। जो घड़ी थी वो आंतड़ियों में फंस गई, वो बाद में निकली पोस्टमार्टम। ये वो घड़ी थी जो भगत सिंह ने अपने हाथ से दे रखी थी। अच्छा। जो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। नहीं, किसके पास थी वो घड़ी? क्रांति कुमार जी के पास। क्रांति कुमार जी के पास वो घड़ी थी जो भगत सिंह ने दी थी। वो थे क्रांति कुमार जी, नाम क्यों पड़ा ये भी सुन लो। हाँ, वो भी पता सुना। वो नहीं, वो मतलब सुनना, आपसे सुनना चाहता। बाजू पे लिखा हुआ था हंसराज। हाँ। वो कोई मुखबर बन गया। ये परेशान बरादरी वाले गए, बड़ा कांग्रेसी बना, फिर सरकार मुखबर बन गया, बेइज्जती होती थी। तो उसको बताया भगत सिंह को, यार एक ही हो गया है। मेरे तो घर वाले भी, मेरे रिश्तेदार भी गुस्सा करना पे, कहता छोड़ ना यार, आज तो तेरा ना ए हो गया क्रांति, और ये ले मेरी घड़ी। अब तो पक्का हो गया। लेकिन उन्होंने राय साहब ने ये बताया था कि कुछ दिन रसगुल्ला कुमार भी नाम रखा था कुछ। रसगुल्ला कुमार, रसगुल्ला कुमार। रसगुल्ला तो इसलिए ये खाना देने जाते थे जेलों में। जैसे इनको लोग देने जाते थे, ये भी भगत सिंह के दोस्त तो थे ही। सारी बातें होती थी इकट्ठी, आपस घरों में आना जाना था। बाद में भी रहा शादी ब्याह बना उनके साथ, उसकी बहनों के साथ, उसकी माँ के साथ, भाइयों के साथ। बाकी बाद में मुझे जिस बात का दुख लगा, हमने वो नाम कैश नहीं करवा। मैंने आपके बाप के नाम से कोई चीज ना लेनी है, ना ऐसा कुछ मुझे चाहिए कि तेरे पिता ना लेके ऐसी तू ला, मुझे नहीं चाहिए। लोगों ने किताबें लिखी,
मैंने किताब लिखी है, 1000 छपवाई है, मुझे नहीं किसी से कुछ लेना। ये लिखा सिर्फ इसलिए कि आने वाली जनरेशन को कुछ तो मालूम पता पड़े, लगे हाँ। हम किस घर से हैं। बिल्कुल। मैं खड़खड़ कला गई, मुझे किसी ने बताया कि तेरे पिताजी की फोटो लाल किले भी लगी हुई है हाँ। और ऐसे भगत सिंह के गांव में लगी हुई है। मैं वहां गई, हाँ, जब एंटर करा तो पहले एंट्री में उन्होंने मोबाइल और ले लिए कि आप कौन है, अंदर सिक्योरिटी वाले खटखट जाने। कला में, हाँ। तो जैसे ही एंटर करा पहले 3 बूथ लगे हुए थे, उसके बाद जो अलमारी थी उसमें पहली फोटो लगी थी जतिन दास की, हाँ। वो जिन्होंने 62 दिन की भूख हड़ताल हाँ, की, हाँ, हाँ। उसके बराबर पिताजी की फोटो लगी। हाँ। जब मैंने देखी तो मेरा मन भर नहीं था, मैं ऐसे रोने लग गई। तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं ये कौन है, यहाँ खड़ी होकर रो रही है, कौन है ये? हाँ। तो जो मेरे साथ गया था उसने कहा ये इसके बाप की फोटो लगी हुई है, ये वो है जो आई। कि वो भागे आए, कुर्सी दी, हाँ। बड़ा कहा पानी चाय ले लो, मोबाइल से फोटो खींच लो। हाँ। मैं कहा नहीं मैं ठीक। फिर मैं रजिस्टर पे लिख के तो आई हूँ, वहाँ विजिटिंग बुक पे लिखा मैंने सारा। मैं कहा असली तीर्थ हमारे ये हैं, यहाँ आएंगे लोग, पता तो लगेगा कि हमारे घरों वालों ने या कोई भी जो था उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां करी हैं। ऐसे खड़े खड़े नहीं आज़ादी मिल गई, हजारों मरे, लाखों, हजारों भी क्यों, लाखों में मरे लोग, बिल्कुल। तब जाके कुछ मिलता है। अब उसको संभाले तो सही, कोई नेक नियत से काम करे, ईमानदारी से चले। इस दिन की जब बात है कि ये उसके प्रेसिडेंट भी बने कई संस्थाओं के, नौजवान भारत सभा के जनरल सेक्रेटरी बनने। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए तो लोगों का साथ मिलता गया। हाँ, जो हमने पढ़ा है अखबार, इंटरनेट से निकाला, उसमें है कि 1922 में महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, हाँ, उसमें जुड़े थे और उसमें भी वो अरेस्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद में फिर जब भगत सिंह से परिचय हुआ तो भगत सिंह के साथ फिर वो पूरी तरह से इस तरह 13.5 साल जेलों में रहे। हाँ, 13.5 साल जेलों में रहे। हाँ। हाँ। फिर जब भगत सिंह को फांसी होनी थी तो सबने यही बोला कि जाके आप वहाँ लाहौर। हाँ, एक बार सर आप भी थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए जिससे लोग समझ जाए। नहीं, मेरे पास का नहीं है। परिचय तो दीजिए, आप बता दीजिए। ये श्री कमलनाथ शर्मा जी हैं, ये हमारे उर्वशी शर्मा जी के हस्बैंड हैं, और ये इनके साथ संघर्ष में पूरा साथ दिया इन्होंने इनकी जिंदगी में। ये दोनों आपस में जीवन साथी हैं, और जीवन साथी नहीं, पूरा संघर्ष में भी एक दूसरे के साथी हैं ये। तो ये भी पूरक है एक दूसरे के। इस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। मैं विवेक शर्मा, मैं इनका बेटा हूँ, मतलब मेरी ताई जी हैं ये, और मैं इनका बेटा हूँ, सबसे छोटा हूँ घर में, और प्रेरणा लेता रहता हूँ। जो मेरे को ये समझाते हैं, बताते हैं पहले के बारे में, उससे मुझे जो भी है मैं सीखता हूँ कि कैसे कैसे जीवन में संघर्ष किया और कैसे उसके बाद भी एक निडरता से और एक सच्चे उससे जीवन जिया है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसी पथ पे चलने की, जो मैं सीख पाया उसको वैसे ही निर्वाह कर पाऊँ, वैसा है मेरा। आपका परिचय? मैं अमृतुल्लाह शर्मा, ये उर्शी प्रजाई जी हैं, मेरे बड़े भाभी जी हैं। हाँ। ये भाभी जी हैं मेरे। आप क्रांति कुमार जी के छोटे भाई? नहीं, अच्छा, आपके हाँ, इनके आपके भाई। मेरे को तो एक बात इनकी याद है, जब ये पानीपत आ गए ना, तो क्रांति कुमार जी को किसी ने सजेस्ट किया भी आप एक ना कोयले का डिपो खोल लो। अच्छा। कोयले का डिपो खोल लो। हाँ। इन्होंने कोयले का डिपो खोल लिया। हाँ। और जब ट्रक कोयले का आना होता था तो ये पहले 2 स्वीपर लगा के नीचे से मिट्टी सफाई कराते थे। हाँ। ये सफाई कर दो कहीं कोयले में मिट्टी ना चली जाए। तो आसपास वालों ने कहा पंडित जी ये क्या कर रहे हो? हाँ। लोग तो 2 ट्रक मिट्टी के सटाते हैं। हाँ। ताकि कोयले के साथ मिट्टी भी उसी भाव में बिक जाए। कहते मेरे से ये काम नहीं हो सकता। हाँ। इतनी नीयत के साथ, इतनी ईमानदारी, बस जिसकी जनी शब्दों में कहना ही गलत है। बस प्रताप सिंह कैरो जी जो थे वो हरियाणा पंजाब कंबाइंड के गवर्नर थे। जिनका कत्ल हुआ। वो जब यहाँ से पंजाब से दिल्ली जा रहे थे एक बार, तो वो रास्ते में रुके, यहाँ पे अच्छे मित्र थे इनके। पूछा इनसे कि भाई आप बताइए कि कैसे चल रहा, तो उन्होंने तो कुछ बोलना नहीं होता पिताजी ने। उन्होंने बताया भी नहीं कि घर के क्या माली हालात हैं या कैसा है। तो चलते चलते जो हमारी नानी माँ थे
उन्होंने थोड़ा सा बोला कि एक बार घर के अंदर जाके जरा देख लीजिए, इशारा ही किया कि देख लीजिए जरा घर के अंदर। तो देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं जाते जाते आपको ट्रक का लाइसेंस दे देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और वो भी नहीं लिया उनसे, नहीं तो उस वक्त क्या है, ट्रक के लाइसेंस मिल जाते थे, वो सीमेंट के ट्रक्स के लाइसेंस, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी नहीं लिया। आपका भी परिचय होगा। तो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे से बड़े हैं भाई हैं मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप तीनों भाई? हाँ, तीनों भाई हैं। हाँ। और एक और हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, संजय जी। हम चाहेंगे कि संजय जी भी अपना परिचय दें। एक्चुअली संजय जी से ही हमें बहन जी का नंबर मिला है, और आज भी वो हमारे साथ ही हमें यहाँ तक लेके आए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार, और मैं अवामी एकता मंच हरियाणा का राज्य संयोजक हूँ। और उर्वशी जी, जिसे जो क्रांति कुमार जी की बेटी, और ये हमारे पानीपत के लिए भी गौरव की बात है कि भगत सिंह के साथी यहाँ पानीपत में रहे, और साथ ही साथ ये बेहद दर्दनाक हादसा भी हुआ कि इस तरीके से एक दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपनी शहादत दी। तो आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा दीदी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये जिस तरीके की आज़ादी के लिए वो लड़े, जिस तरीके की आजादी के लिए वो लड़े, क्या वो आज़ादी है? ये वो क्या ये आजादी है? वो आज़ादी तो है, हर चीज़ की है। हाँ। पहले वाली वो बात नहीं कि किसी को बोलना नहीं या कोई करे। हमारे घर के बाहर तो बताते हैं, माँ हमारी बताती थी, हर वक्त पुलिस वाले रहते थे, 2 CID के। मतलब वहाँ लाहौर के पास? हाँ भाई, ये क्या करता है, गलत काम तो बम वगैरह बनाने सब कुछ होता था। हाँ हाँ। पुलिस आती, रेड डालती, ये करती है वो करती है। गलत काम नहीं था, वो सही काम था। ऐसे थोड़ी पुलिस में। और उनके जो केस हैं, सबसे बड़ी बात है, पिताजी ने अपने केस के लिए कभी वकील नहीं किया, खुद अपना केस लड़ते थे। कहते जो मिलेगी सजा देखी जाएगी। वो तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रहे होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 महीने वहां रहते थे। कहते हैं सूरज की, चंद्रमा की रोशनी भी अंदर नहीं जाती थी, वो जो जेल थी, और उसमें ना पैर सीधे होते थे। और जेल में ही उन्होंने कुरान शरीफ और दूसरी किताबें जो बाद में पढ़ी। पढ़ने लिखने का शौक तो था, लिखते भी रोज थे, अखबारों में भी खबर देते थे सारे। पर उसके आज तो शायद काफी मिल जाता होगा उसका। उस जमाने में क्या, हमें पता है, ट्रिब्यून में खबरें देते थे, कभी 36 रुपए का चेक आता, कभी 10 रुपए का। तब तो इतना ही होता था, आज की बात तरह थोड़ी है। पर आज़ादी का ये मतलब नहीं है, ये तो ठीक है, देश बहुत डेवलप करता है। जब सुई नहीं बनती थी, कहाँ, जब भाखड़ा नंगल बना था, मैं भाखड़ा नंगल हो के आई हूँ, भेजा था उन्होंने। कहते जा ये देख हमारा देश, हम कहाँ के कहाँ पहुँच रहे हैं, ये जहाज बने, सुन ये विक्रांत, ये सारे। तो बड़ा उनको अच्छा लगता था कि कुछ हम लोग कर रहे हैं। HTM जो बंगलौर में है, सारे कारखाने बन रहे हैं, सिंदरी बना, बोकारो बना, सब। बाकी दूसरा हमें ये बताते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी कहते थे त्योहार तो तुम्हारे ये है, दिवाली के दिन क्या करेगी। हम पास मिलता था, पर पास नहीं लेना। इंडिया गेट जाते, जमीन पे बैठते थे, सबसे अगली लाइन। सवेरे सवेरे उठ के तैयार हो गए, हमने जाना भी आज 26 जनवरी की परेड देखने जाना है, आज 15 अगस्त से जाना। कभी कुर्सियों पे या पास लेके बैठने की कोशिश की। मतलब सबको बराबर रखो, जात पात का हमारे घर में कोई मतलब नहीं शुरू से। चाहे मेरा घर के आर्या समाजी थे, पिताजी आर्या समाजी नहीं थे, शिव भगत थे, बड़े सनातनी थे, संस्कारी थे, जल चढ़ाना सारा करना, पर जात पात में उनका विश्वास नहीं था। हमारे घर में जो सफाई वाला भी आता था, उसका नाम बरबाती था, मुझे याद है। हम 6 बहनें थी, बाद में हमारा भाई हुआ। वो क्या करता था, जब आगे लोग और 2 भाई, हाँ, रोटी लेने आते थे हर घर में। अच्छा, वो भाई छोटे थे? दोनों भाई। जो सफाई वाले घर से खाना रोटी एक लेते थे सब घर। और जब सफाई कर जाता, नालियां नूलियां सारी, तब तो काम में मैनुअल थे, हाथों से सारा होता था। तो वो नहा धो के कंधे पे अपना वो रोटी वाला गोश्ता सा रख के वो आ जाता, मेरे भाई को या कंधे पे बैठा लेता दोनों तरफ, और अपने एक एक घर से जो रोटी लेनी होती ले। मतलब हमें ये नहीं है ये हिंदू है या मुसलमान। मुसलमानों से भी हमारी आज उतनी अभी भी है। उनको लाने वाला ही, इंडिया पहुंचाने वाला ही एक मुस्लिम था।
अच्छा। नहीं तो इंडिया वो कभी नहीं पहुंच सकते। जेल में जो आदमी 11-12 बंद थे, उनकी लिस्ट बनी हुई थी कि इनको वापस नहीं भेजना, चाहे देश आजाद हो जाए। अच्छा। ये फिर पंगे, इनका कत्ल करना ही करना। हाँ। 11 आदमी थे। दूसरा नाम पिताजी का था, पहला एक नाम और था, दूसरा नाम पिताजी का था। वो जो जेल में इनका कोई दोस्त आता था मुसलमान, उसकी अंदर अच्छी सेटिंग थी, उसको पता लग गया भी इन्होंने तो इसको मार देना। वो घर आता जाता था, कहता हाय पर जाई छोटी जी है, छोटे छोटे बच्चे ने मारा जाएगा, की करेंगे। उसके दिमाग में जब बात आ गई, वो अगले दिन उसने अपने मन में जो प्लान बनाई आके पिताजी को इतना कहता है, चाहे सारी गाड़ी में आग लग जाए, तूने बोलना नहीं, ना बाहर झाँकना, जो मैं कहीं वहीं पड़ा रही। चलो बात खत्म हो गई। शाम को जेल में से कहता मैं थोड़ा उनको माला वहाँ ले गया कार में, उनका रेडियो और बिस्तर भी उठा लिया, किसी को पता नहीं लगा। जाके स्टेशन पे ले गया, स्टेशन पे लिटा के अपनी पगड़ी दे दी, शेख था वो, और पीछे रेडियो और बिस्तर रख के कहता अब हुन हिली ना, बोली ना बिल्कुल, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे तो मैं भी आवाज लगाऊं। लेट गए। इतने में जेल में रौला पड़ गया भी वो कैदी नहीं है, कैदी नहीं है। वो आदमी आया था अपनी कार में, उसने सीट आगे करके पीछे नीचे लिटाया हुआ था, नहीं पता लगा किसी को। उस डिब्बे में 8 आदमियों को उन्होंने चक्कू मारे। वो मारे उसको, नहीं ये नहीं है, वो तो ऐनक लगाता था, नहीं ये नहीं है, वो पड़े रहे। आखिर सिग्नल हुआ, गाड़ी चल पड़ी। जब सिग्नल क्रॉस होने लगा तो उसने आवाज लगाई खुदा हाफिज। उस शेख ने, पिताजी ने अपनी पगड़ी उतार के जो उसने रखी हुई थी ना, वो प्लेटफार्म पर फेंक दी। उसने गाड़ी स्टेशन पार कर दी, फिर नहीं पता लगा। फिर इस तरीके से वो दिल्ली आ। और पहली बार 15 अगस्त जो थी, जो झंडा लहर हम देखने गए थे, वहां लेके गए थे हमको। वो 14 रात को आए थे इंडिया, उससे पहले तो वहीं थे। हाँ, नहीं मेरा ये कहना है कि भगत सिंह के अनुसार आज़ादी मतलब है जब अमीर गरीब की बीच इतनी खाई ना हो, रोजगार मिले हर किसी को रोजगार मिले, छोटा हो बड़ा, उसकी योग्यता के अनुसार। हाँ। ये थोड़ी है MBA है, MA पास हुई चपड़ासी की नौकरी के लिए भरने आते हैं। हाँ। ये आप देश की दशा देख ही लो, यही से समझ लो, और क्या कहना होगा। इतना पढ़ा लिखा के माँ बाप बच्चे को एक चपड़ासी की इंटरव्यू देने के लिए भेजते, क्या करा माँ बाप की, कहाँ गलती है? तो हमारी व्यवस्था में कमी है। हाँ। और जैसे उस समय अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, अपना माल बेचते थे, उसी तरह से उसकी जगह आज अडानी अंबानी वही काम कर रहे हैं। उनकी दौलत हर साल 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बढ़ जाती है। अब भी भाई कुछ है। हाँ। क्या है, बाहर की कंपनी आई थी तो कहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज कर लिया। अब तुम क्यों बाहरली कंपनियों को ठेके दे रहे हो? हाँ। क्यों नहीं अपने देश की कंपनियां, कारखाने, उद्योग आगे बढ़ाते? अब कोई कंपनी आ रही है, कोई कंपनी आ रही है, किस लिए? रेलवे प्राइवेट को दे देंगे, बिजली प्राइवेट को दे देंगे। तो अपने देश में कोई योग्य आदमी नहीं है क्या? फिर क्यों नहीं व्यवस्था सुधारते? और बाकी लोग डरते हैं, आगे बोलने से डरते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मेरे को किसी का संदेश आया कि तुझे क्या कहते हैं उसको, कष्ट निवारण समिति का चेयरमैन, कि तुझे मेंबर बनाते हैं, नाम दे दिया। वो जब उन्होंने CID करी तो आगे रिपोर्ट चली गई, तब उसका चौटाला जी, अरे इसका लड़का तो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, इसको कहाँ बिठा रहे? मैं करना जो करना तो नहीं दे रहा। राजी हो तो 10,000 रुपया मांगता इंजीनियर, वो इंजीनियर की नौकरी तो गई से गई, इसको भी ना मिली। उसको कौन नौकरी देता? शिकायत हो गया। उसमें पढ़ा है कि उनको ढाबे में भी काम करना पड़ा। वो ढाबे पे भी काम करना पड़ा, विनय जी को ढाबे पे भी काम करना करा उसने। क्या करता, रोटी तो बहनों के घर खा के राजी नहीं था। देती थी, मैं रोटी भी देती थी, सोने को भी, सुलाने को, कभी 10 रुपए भी लेने, 20 रहने, चाय पी जाना, पर अंदर से दुखता था है भी कोई काम मिल जाए। कुछ जो मिला फिर सामने ही घर के आता था, वहां लग गई नौकरी। वहां जाके क्या हो गया, शराब का ठेका था, साथ ही खाने। शहर के लोग थे आधे उसको जानने वाले, जो पीने आता आजा मामा तू भी आजा, मामे को फ्री में मिलने लगे। तो आप समझ रहे हो सारी, मैं छिपाऊं क्यों किसी बात को? बस दारू पी लेता, पड़ा रहता, पर कभी किसी से गलत नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं, किसी को, हर माँ बेटी बहन कह के बात करनी, सब अच्छा था। बस गुजर गई। मैंने सिर्फ उसी के लिए चाहा था कि इसकी कोई पेंशन बन जाए। ये शादीशुदा नहीं था। कभी तो सरकार कहे अनमेरिड होना चाहिए,
मतलब सबूत दो फ्रीडम फाइटर का, सारी बातें हो गई। वो बाद में क्या दिया कि हैंडीकैप्ड हो। उसके मरने से ठीक 16 दिन पहले की बात है, नया रूल उन्होंने बताया कि हैंडीकैप्ड हो। मैं क्या लिख दूं, पागल है वो, है ये लिख के दे दूं। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, ये अगस्त की बात है, ये कांवड़ लेके जाते हैं। अच्छा। किसी ने कार का दरवाजा खोल दिया, उसको चोट लगी, उसकी बाजू 5 जगह से टूट गई। अच्छा। हमने यहाँ ले गए करा तो मेरा बड़ा लड़का जिंदा था, कहता मामा यहाँ कहाँ रखोगे, पर इसके भाई के पास भेजते हैं। हमने उसको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में जाकर उसका इलाज नहीं हुआ, सफदरजंग ले गया। सफदरजंग वो 20-22 दिन रहा। मैंने उसको रोज कह दिया बुधवार को ऑपरेशन होगा, इस दिन होगा। मैंने एक दिन पूछा, मैं क्या बीनू तेरे को पढ़ा लिखा है, तुझे डॉक्टरों की बात समझ नहीं आती? वो क्या कहते हैं? कहता है बहन जी डरते हैं, हाथ नहीं लगाते, ऊपर कोई ऐसा केमिकल लगा दिया है कि इसमें कीड़ा ना पड़े। वो मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे, अंदर से डरते हैं, आपस में बातें करके फिर चले जाते हैं। ये बात उसने मुझे बताई। थोड़े दिनों बाद फिर उन्होंने कह दिया जी इसको तो टीबी है। मैं कहा टीबी कहाँ से हो गया? चलो मान ली उनकी बात। किंग्सवे कैंप टीबी अस्पताल है, वहाँ दाखिल करते हैं। मैं वहाँ जाती रही हूँ। कोई कहे अंदर नहीं जाना, ये नहीं करना, मुंह में कपड़ा बांधो, मुझे कुछ नहीं होता। मैं जाती, उसको बात बूत करके आती। बस वो वहाँ का दिल छोड़ गया। तो कब वही खत्म हो गया। अच्छा। कहता खाना अच्छा नहीं लगता, ये दे जाते हैं वो। मैं क्या अच्छा कल सवेरे मैं भेजूंगी बेटे को, तुझे नमक वाली रोटी भेजूंगी। कहता हाँ बहन जी सवेरे नमक वाले परांठे भेजना, शायद खाए जाए। वो मुझे तड़का ही फोन आ गया कि वो तो चला गया। तंग आ गया। ये कब की बात है? कितने 7-8 साल हो ही गए, ज्यादा हो गए। अच्छा, जो उनके बड़े भाई थे 2 महीने बाद उसके बाद ही तो हुड्डा साहब आए घर। फिर दे गए मुझे चेक 20,000 का, पता नहीं 50,000 का। अफसोस करने घर आए। मैंने कहा भाई तो मर गया, इसके पैसे लेके मैं क्या करूं? मैंने लगाए या नहीं लगाए, मैंने वो पैसा नहीं लेना। उन्हीं दिनों केदारनाथ बाढ़ आई थी उत्तराखंड में। मेरे पास कोई डीसी ऑफिस से कोई लड़की आई 2-4, हम ये सेवा कर रहे हैं। मैंने उठा के पैसे उनको दिए। कहती हम कंबल शाले जो है वहाँ लोगों को बांट रहे, हम बांट दो। मतलब मदद भी दी तो 20-25 हजार मैंने वो दे दिया। मुझे नहीं चाहिए, दे दिए। मैं अपने बड़े भाई का पैसा मैं लूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मैंने वो शाले कंबले लेके दे दी, किसी के काम आएंगे बस। हमें अब भी, मैं लास्ट में फिर आपको कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं, कोई इनाम नहीं, कुछ नहीं। बाकी ये जरूर दिल करता है भी लोग कुछ अच्छे रास्ते पे तो चले, अपना कोई नैतिकता तो रखें, कोई मॉरल हो किसी का, जिंदगी का कोई तो असूल बन, कोई नियम ले लो। झूठ नहीं बोलना, चले यही लाइन एक सीख लो, किसी का नहीं खाना ये बात सीख लो। जिस बात के हमने पे नहीं किया कुछ करंट, उसके बदले में क्यों लेते हो कुछ? ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती लोगों को। अच्छा, 1966 का जो दिन है वो 15 मार्च वाला, यानी जो अंग्रेजों की फौज पुलिस नहीं कर पाई, वो यहाँ पे इस देश के ही लोगों ने उनको जिंदा जला डाला। मैं अब क्या कहूँ, जानबूझ के करा, क्या हुआ? आप कितने बड़े थे तब? हमें बहकाया तो सही, ये तो कहा कि वो अंदर नहीं है, उसी वक्त निकालते शायद कोई बच जाता है। मेरी बहन 10 बजे तक रात साइकिल पे एक एक घर जाती रही, मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है। वो घूमती रही, उसको साइकिल चलाना आता था है? किसी ने रास्ता ही नहीं था। ये तो जब शाह जी गए अंदर कस्सी से खोदा तो अंदर से लाशें निकली, तब पता लगा कि अंदर 3 आदमी हैं। और जहाँ वो पड़े मिले उसके पास एक 4 इंच की दीवार है कच्ची ईंटों की, अगर उसको एक ठोकर मारो तो वो नीचे गिर जाते। अगर वो जिंदा पहले होते तो वो बाहर ना निकल जाते, मार के आग लगाई। मैं आपको सही बता। हाँ, आप बताइए। पहले पत्थर मारे, खून तो लगा। कितने जालिम लोग हैं ये, मतलब अंग्रेजों से भी थे। पिताजी तो कमजोर थे, खांसी भी आती थी, और जो दोनों दूसरे मरे वो तगड़े शरीर के थे, जवान थे। हाँ, ऐसे ना एक ठोकर मारते दीवार तोड़ के बाहर ना आ जाते। हाँ, फिर इस बात का कोई जवाब देता है? इसका मतलब पहले उनको मारा गया, उसके बाद आग लगाई। एक बात और सुने, जब मैं वहां गई थी ना खड़कर कला, वहाँ जब मुझे वो सिक्योरिटी वाले अफसर आए, पूछा भी आपके पास कुछ ऐसा है ये, उन्होंने मुझे ये लाइन कही कि ये हिंदुस्तान का ये पहला केस है अपने आज़ाद देश में कि 3 आदमी दिन में जिंदा जला के मार दो और किसी को 3 दिन की भी सजा न हो। आप अच्छा, कोई गिरफ्तार नहीं, कोई केस नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा ये पहला केस है, ये बात मुझे उन्होंने बताई।
मैं तो शायद इतना मतलब कोई FIR ही नहीं हुई? कोई, सब के सब छूट गए। 3 साल केस चलते रहे, सब इसी शहर में अभी भी बसते हैं। वो जो उसमें थे, देख के दुख तो लगता ही था। जिस किसी को मान लो मैंने देखा है, है कि वो पेट्रोल लेके जा रहा है, मेरे सामने वो दोबारा आएगा, मेरा दिल नहीं जलेगा? आप बताओ, दुख लगता है? मतलब यहाँ तक सबूत मिल गया कि पेट्रोल लेके जा रहा है। पेट्रोल घेर के आग लगाई। हाँ, तो वो तो पहले से प्लान था भी। इन्होंने दुकानें बंद क्यों नहीं करी? टक्कर साहब की दुकान खुली थी, पीछे बाजार बंद करवाते आए, लूटपाट भी करी, आगे भी लगाई, पर जब ये चौक में दुकान थी, फोन होने की वजह से आधा शटल बंद था। उसने कहा दुकान वाले ने भी मैं बंद कर देता हूँ, पर फिर उन्होंने पत्थर मार के कर दिया जो काम। भीड़ थी ज़्यादा। अब किसी के बारे में क्या कहना, क्या हुआ क्या ना हुआ। हाँ, नहीं। और 1920 के आसपास जब ये भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने कूद पड़े थे, ये कॉलेज में पढ़ने वाले, आज के युवा कुछ नहीं कर पा रहे इस तरीके की कोई। 1920 में जब भगत सिंह जी के साथ युवा दौड़ पड़े, कूद पड़े आजादी की लड़ाई में, वो जब वो जज्बा आज कर सकते थे, तो आज के युवा में वो जज्बा क्यों नहीं है? अन्याय देख के वो क्यों नहीं उठ खड़े होते? कौन जाने, माँ बाप बता नहीं रहे हैं, या समाज का वातावरण ऐसा है, या हमें आज के जमाने की बढ़िया चीजों में उलझ गए हैं। अब क्या जाने क्यों नहीं लोगों के मन में ऐसी बात। बाकी ये नहीं है कि दुनिया में अभी सच्चाई नहीं है या मॉरल नहीं है, अभी भी है। मैं आपको एक छोटी सी घटना 2 शब्दों में बताती हूँ। मेरे घर के सामने दशहरे वाले दिन कोई गुब्बारे बेच रहा था, वो लाठी रख के मेरे पास, मैं बाहर कुर्सी में चला गया, आया ना, मैंने अपने लड़के को आवाज़ लगाई, मैं कहा सारे लोग चले गए दशहरा देखे, ये अपने गुब्बारे बेचने वाला नहीं आया। कहता मामा ये दारू पीने गया, अभी आ जाएगा। बात खत्म हो गई, पता लग गया। कई दिन वो आया ना, उसके बाद मैं एक दिन धूप में बैठी, फिर आ गया। मैंने आवाज़ लगाई, मैं कहा ओए इधर आ, तू आया नहीं इतने दिन। कहता है माता जी मेरी ना टांग टूट गई थी। मैं कहा कैसे? कहता है मेरी पेंशन लगी थी, मेरे भतीजे कहते हैं ये पेंशन हमें दे दे, तू पैसे का क्या करेगा? मैं कहा तेरे बाल बच्चे? कहता है मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं कहा तेरी घरवाली? कहता वो आंखों से अंधी है। बड़ा अच्छा लगा सुन के, बड़ा अजीब आदमी है। मैं कहा फिर रोटी? कहता घर जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, उसको खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। वो आदमी जो 20 रुपए की इंतजार करता है, तब 20 का पौवा आता होगा, भी ले आऊँ और पी लूँ। बड़ा अजीब आदमी है। उन दिनों ये कोरोना फैला हुआ था, मैंने उसको बोला देख तू मुझे अपना कोई आधार कार्ड या राशन कार्ड दे, मैं तुझे राशन ले दूंगी। मेरा लड़का उन दिनों रात को घरों में खाना कच्चा भी और पक्का भी बना के बांटने आता था। ये उसकी फोटो लगी विजन, बड़ा सोशल वर्कर था। भी तेरे को भी ले दूंगी, पका हुआ ले जा, कच्चा ले। थोड़ी देर चुप, कहता माता जी मैंने नहीं लेना। मैं क्या हुआ? कहता मुझे रोटरी क्लब वाले राशन देते हैं, मैंने 2 जगह से नहीं लेना। मैं सुन के हैरान लगी, ये आदमी है जो कहते हैं 20 का इंतजार करता है कब दारू पीने जाऊं, और ये मैं मुफ्त में दे रही हूँ, कुछ ले तो नहीं रही। भी तू ले कच्चा ले पक्का ले, जो कहता है तेरे घर भिजवा दूँ। कहता मैंने नहीं लेना। फिर हम कैसे कहते हो दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है। ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं से या जात पात से ये चीजें नहीं आती, ये तो अपनी आत्मा की आवाज है, किसको कैसी लगती है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। हाँ, नहीं। और भी एक बात लगती है कि अंग्रेजों के टाइम में दुश्मन को पहचानना आसान था, उसके रंग ढंग से पता लगा लेते थे दुश्मन है अंग्रेज। आज के जो समाज के दुश्मन हैं घर में है, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल है। मेरे ख्याल ये भी एक कारण है। इसके कारण तो क्या ढूंढना, ये तो अपनी नैतिकता या संस्कार भी नहीं कह सकते कि क्यों ऐसे हो रहे हैं। अभी रोज खबरें आती हैं टीवी में, वहां पकड़ लिया, पाकिस्तान में खबरें दे रहे थे वहां पकड़ लिया। बताओ इनका एक एक घर में पुलिस तो नहीं बैठी रहेगी, इनका क्या इलाज होगा? ये तो हर एक को ये बात समझानी चाहिए, बचपन से बच्चों में ये आदत डालो, भाई झूठ नहीं बोलना, किसी से लेना नहीं है, ये नहीं करना है, ऐसी बातें समझाएंगे। छोटी छोटी आदतों से आगे आदमी बढ़ता है। ऐसे ही कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये अभी से आप कोशिश करें, अभी कोई ज़्यादा देर नहीं होगी, अब भी हम संभल सकते हैं, संभाल सकते हैं देश को। बड़े बड़े नेता भी अच्छे हैं, कोई नेता किसी को मैं क्यों कहूँ ये गलत है वो गलत है, हम सही रास्ता चुने। जब हमें पता है कि यहाँ गलत है तो मत जाओ वहाँ, हम ठेके पे ही जाएंगे तो वहाँ गंगा जल पी के थोड़ी आएंगे हैं। ये तो अपने आप परिवारों में, बच्चों में, घरों में ये ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए।
हमारे ज़माने में किताबों में कहानियाँ थी, झांसी की भी रानी भी थी, दूसरों को भी पढ़ाई जाती, दुर्गावती की, अहल्याबाई। अब सिलेबस ही बदल रहे हैं, फिर क्या पढ़ेंगे बच्चे, आप ये बताओ। हमारा दुर्गा भाभी महिला मोर्चा करके महिलाओं का संगठन भी है, और अभी हम 7 नवंबर को रूसी महान क्रांति के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 3000 स्कूल बंद कर चुकी है हरियाणा की सरकार, 3000 स्कूल बंद कर दिए, और हर चौराहे पे ठेका खोल के रखा हुआ है, रात भर खुला रहता है वो। स्कूलों के सामने खुले हुए हैं, जीटी रोड पे खुले हुए हैं। हाँ। इनसे इनको आमदन आती है ना, बढ़ाना चाहते हैं। ठेकों से कमाई होती है इनकी। हाँ। स्कूलों से थोड़ी कमाई होती है, वहां से टैक्स मिलता है, कमाई होती है, इसलिए ठेके बंद नहीं करते। और दूसरा, ये समाज को नशे में डुबो देना चाहते हैं, जिससे लोग आगे ना बढ़े। अगर भगत सिंह और उनके साथियों को इस समय ये तो बहुत देखो, ये सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए मिलजुल के। जैसे एक ये नहीं पीता मेरा बेटा, ये 2 को और आगे अपने साथ मिलाएगा, कोई ऐसी सोसाइटी बनाएगा। लंच करना है दोपहर को, भाई हम लोग तो गलत खाने वाले नहीं, हमारे पास तो अचार प्याज है, आजा रोटी खा ले, हम ऐसी चीज नहीं लेते। ये 2 को जोड़ेगा, 2 आगे जोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से भी करें तो समाज में हम लोग कर सकते हैं। दहेज जैसे नहीं लेना, अगर हम लेंगे, मैंने 3 बेटों की शादी करी है, कोई ये कह दे कि मैं बारात लेके गई हूँ, मैं दहेज लाई हूँ, किसी से हमने एक रुमाल तक नहीं लिया। और ये कह रखा था लड़की वालों ने, मेरा कोई रीति रिवाज नहीं है कि हमारे बच्चा होगा तो नानी फ्राक ले आए और ये ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी लड़की ऐसी आए, हम दाल खाएं तो हमारे साथ दाल खाएं, पनीर खाएं तो पनीर, ये जिम्मेवारी लेते हैं। बस इससे आगे हमारे पास जो है, पहले हमारा घर देख जाओ, हम तुम्हारा घर देखने नहीं जाएंगे, तुम हमारा घर देखने आओ लड़की वाले, कि तुम्हारी लड़की यहाँ रह सकती है। हाँ, सही बात है। मतलब आपकी लड़की नहीं आ रहा है, ऐसा कर 2, 4, 6 आगे आएंगे, करते जाएंगे तो समाज जुड़ जाएगा। ऐसे ही बनता है समाज। आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आपको 21 दिसंबर को हम इनवाइट करने आए हैं, बुलाने आए हैं। 21 दिसंबर के कार्यक्रम में आप आ रही हैं ना? आप आओगे ना 21 दिसंबर? ये रही। हाँ। ये है तो ऊपर वाले के हाथ में, मेरे पास नहीं है। मैं वादा क्या करूं? वो हमारी गारंटी है। नहीं, 21 दिसंबर तक कुछ नहीं होता। देखिए, ये उम्र वादा करने की नहीं है। ऐसे है ना, अब तो रेत के ढेर पे पता नहीं कब, सीधी सी बात है ना। बाकी जीवन रहा हर हाल में हम। हाँ, आपकी ये बेहतर बातों से बहुत अच्छा लगेगा, और खास ये तौर तो आपकी से बढ़ाई है, महिलाओं को। हम क्या चीज है। कुछ और आप स्मरण जो आपको याद हो, कुछ बताना। हाँ, आप पिताजी के बारे में कुछ आप बताना चाहें जो आप। गुलाब काले फूल वाली गानी, हैं? गुलाब का काला फूल किन्नू दिता सी। हाँ, वो मैं पकड़ लेता हूँ। अहिंसावादी भी थे हाँ। और नहीं भी थे, हाँ। दोनों तरफ बात। हाँ। जब भगत सिंह की फांसी नहीं रुकी, नहीं, भगत सिंह वाले लोग अहिंसावादी नहीं थे, हमें मालूम है। मैं सही बताऊं, उनको इस बात का दुख था कि भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं, जबकि गांधी बचा सकता था। हाँ। उनका भी शायद इतना दोष नहीं रहा होगा। अब क्या, उनको वो खुद भी अपनी जान से गए, तो इस बात का उन्हें दुख था। हाँ। उनको पता लगा कि महात्मा गांधी जो कराची आ रहा है। हाँ। लग गई खबर, कहते आज इसको तो हाथ डालेंगे, देखते हैं गांधी को भी। हाँ। तो क्या करा, अपना कुर्ता फाड़ के उसको डाई कर लिए, थोड़े से टुकड़े टुकड़े, फूल नहीं थे, हाँ। कुर्ता था फाड़ा हुआ, उसके अच्छा, टुकड़े टुकड़े मतलब क्रांति कुमार जी ने। हाँ, उसको रंग लिया। अब सीआईडी, उस जमाने में देखो मोबाइल भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे, पर सीआईडी इतनी तगड़ी होती थी, ये आज के मोबाइल भी फेल है। हाँ, हाँ। सही बताऊं, उनको पहले पता लग गया पुलिस वालों को, उन्होंने एक स्टेशन उसको गांधी को पहले उतारने का प्लान बना लिया। हाँ। अब इनके आदमी तो पक्के थे ही, वो कोई मतलब चोर टके तो थे, ईमानदार लोग होते थे। भाई गांधी को तो एक स्टेशन पहले उतार रहे हैं, ये वहां पहुंच गए हैं कराची के बजाय। वहां जाके जब आए तो हाथ छुआ कि ये लो बधाई हो आपको। तो बेचारा देख के हैरान रह गया, ये क्या, बड़ा अच्छा करा दी ना फांसी। और एक्चुअली जो है, अच्छा, भगत सिंह छूटना चाहता ही नहीं था। वो ये नहीं चाह, वो तो 4 पाई रख के दीवार कूद के जेल के बाद पिस्टल भी अंदर दे दी थी। पिस्टल पिताजी दे के आए थे। अच्छा, जेल में। हाँ, पिस्टल तो पहुंचा दी, जिसकी गोली का पड़ा था। पिस्टल तो किसी और नाली के रास्ते भेजी, टॉयलेट से अखबार में लपेट के चली गई। अब गोली नहीं तो पिस्टल को क्या करें। अगले दिन बार खबर भेजी भी दाने नहीं है। समझ गए भी क्या चक्कर है। इन्होंने चटनी बनाई, ये बड़ा केस चला, बुलेटिन सास इंग्लिश में पढ़ा मैंने। तो चटनी बनाई, जब अंदर जाने लगे जेब से, वो खड़ा वाटा देख रहा सारी कुछ है, उसके सामने जेब में से निकाल के उसके बीच में डाल दिया। उन्हें कहा ये क्या, कहते हैं कुछ भी नहीं मेरे पास, क्या कुछ नहीं, ले ले तलाशी। मुकर गए, उन्हें हाथ मारा तो गोली ऊपर थी,
कहता बोल गोली गिल्ली है कि सूखी है? कहता थोड़ी थोड़ी गिल्ली है। उन्होंने कहा मैंने थोड़ी डाली है, तूने डाली है, मैं घर से लाता गिल्ली ना होती। सिर्फ इस डायलॉग से ये बरी होगा। उसने कह दिया अभी पूरी तरह डूबी हुई नहीं है भाई, घर से चटनी में डाल के लाता वो गिल्ली तो हो जाती है, डाली इन्होंने थी इस तरीके। और वो ये चाहता, भगत सिंह ने लास्ट में यही कहा कि जिस जगह पे मैं आज हूँ, अगर मैं फांसी से बरी हो जाता हूँ, ये इज्जत मान नहीं रहेगा, लोग कहेंगे डर गया, मेरा कोई संदेश अच्छा नहीं जाएगा, तुम लोग छोड़ दो सारी बातें। बाकी ये धोखा उन्होंने किया जो एक दिन पहले फांसी, ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया, मतलब 24 की बजाय 23 को दे दिया। 23 की जगह पहले एक रात पहले कर दिया। और उसका गवाह भी था, एक 12 साल का लड़का था, रेलवे का फाटक था। अच्छा। वहाँ उसका बाप नौकरी करता था, उसका बच्चा पास रहता, उस लड़के ने सारी घटना देखी। अच्छा। कि कैसे इन्होंने मारा, मार के लाशें ले आए। अब वो जले ना, टुकड़े करे, आग लगाई, उसके घेरा बना के नाचते रहे, दारू पी अंग्रेजों ने। अच्छा। और उसके बाद सतलुज दरिया से जाके वो कट्ठियां करके ना हड्डियां दरिया में गिर दी। वो लड़का सारा कुछ देखता रहा। उसने बात बता दी भी ऐसे ऐसे हुआ। बाद में पता नहीं अंग्रेजों ने उस लड़के को मार दिया या वो लड़का गांव चला गया, वो मिला ही नहीं लड़का। वहां से पता लगी, फिर सतलुज दरिया में खोज करी, 1-2 हड्डियां मिली। एक मिली हड्डी वो भगत सिंह की बाजू की थी, उसकी बाजुएं बहुत लंबी थी, आम लोगों से उसकी बाजू कहते घुटनों तक जाती थी, उसके हाथ जो थे, तो कहते हैं ये भगत सिंह की हड्डी है। इस तरह से फिर उन्होंने जोड़ जाड़ के संस्कार कर दिया। उन्होंने तो पेट्रोल डाल के आग लगाई अंग्रेजों ने, और एक रात पहले लगा दी। ये तो बहुत दुखी हुए होंगे। उसके बाद तो क्रांति कुमार जी तो बहुत परेशान हो गए होंगे उसके बाद। वो उस दिन कभी खाना नहीं खाते, जितने देर 23 जनवरी की शायद है, 23 मार्च की, 23 मार्च की। तो उस दिन सारा दिन ना पानी पीते थे ना रोटी खाते। हमने कई बार कहा ना, पिताजी ने रोटी नहीं खाई, कहते चुप करो, आज वो नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाते थे, सारा दिन चुपचाप घूमते रहे। मतलब 23 मार्च को हमेशा वो, देखो अपने साथी जात तो आते हैं, ऐसी मौत जो मरे उनका दुख थोड़ी जाता है। सीधी सी बात है। अच्छा, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी उन्होंने भाग लिया था क्रांति कुमार जी ने। विवेक कहाँ गए? आशु भी गए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें भी भाग लिया था उन्होंने। उसमें भी गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। ये कपड़े कुपड़े जलाने, सारा जो घर से सुना हुआ गली में रख के सब आग लगा देते थे। और वो खादी पहनते थे, दूसरा कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा। बाद में तो चलो अपना देश चाहे हो भी गया, तब भी हम खादी आश्रम से उनका कुर्ता पैजामा रहते थे। हमारे घर में ये या सिल्क चलता या खादी चलता, चाहे शादी ब्याह या कुछ, वो ऐसी चीजें नहीं लेते थे, उनका स्वभाव ही ऐसा। अच्छा, आज जैसे ये संगठन है कुछ जो हर बात में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इनके बारे में क्या आपको कहना है? मतलब क्या करना चाहिए समाज में? जो संगठन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये एक आदमी का काम तो है नहीं कि इसको कोई संभाल लेगा। ये तो सभी लोगों को एक दूसरे को जोड़ो और उनका सहयोग करो, कुछ ऐसी बातों का प्रचार किया जाए। और अब तो मीडिया का ज़माना है, जैसे घरों घरों जाके मिलो, कोई अच्छे बच्चे चुनो, कोई स्कूल कॉलेजों में बताया जाए। एजुकेशन से जल्दी बदलाव आता है सबसे ज़्यादा। या ऐसे ऐसे कोई फिल्में बनाई जाएं, कोई नाटक दिखाए जाएं, देशभक्ति की बातें बताई जाएं। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए देश है क्या। आज किसी बच्चे से उसकी परिभाषा पूछ के देख लो, आपका क्लियर बता देगा? नहीं बता पाते। फिर पहले तो उनको ऐसी एजुकेशन में शुरू से ही बताना चाहिए। तो ये मुसलमानों में भी ये चीज़ है। उन्होंने क्या बताया कि रात को जब आदमी घर आए, अपने घर आके अपने बाल बच्चों को देखा, खिलाया, माँ बाप को पूछे, और उसके बाद बाहर निकल के देखे तेरा पड़ोसी तो नहीं भूखा सोया पड़ा। उसने ये लिखा है, बशीर है वो, उसके डायलॉग है, कहता देश दुनिया तो बड़ी दूर की चीज़ है, अरे अपने पड़ोसी को तो देख आओ, कोई वो बीमार पड़ा है, भूखा सोया हुआ है, क्या पहले उसकी तो मदद करो। तो फिर धीरे धीरे ऐसे आदमी आगे चढ़ता है, ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, फिर देखी जाएगी कोई। अब क्या है कि एमसी की ड्यूटी नहीं बनती, उसको मोहल्ले में पता हो मेरा कौन गलत काम कर रहा है, कौन नया आया, कौन मर गया, कौन बीमार, किस लिए उसको अपने लीडर चुना।
उसको किसी बात की सिर्फ तनख्वाह का पता है? ये कोई तरीका तो नहीं ना। पहले अपने अंदर बदलाव लाए, समाज तो तब बदलेगा। अपने साथ ऐसे युवा साथी जोड़े। नहीं, और दूसरा ये कहना चाहेंगे दीदी कि आज़ादी के बाद भी क्रांतिकारियों का इतिहास अच्छी तरह से समाज को नहीं बताया गया। जैसे आप सोचिए कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और क्रांति कुमार जी, और जबकि मैं एमए पढ़ा हुआ हूँ और हिस्ट्री से एमए हूँ, क्रांति कुमार जी का पढ़ने का मुझे नहीं मिला। तो क्रांतिकारियों का इतिहास ये सरकार नहीं बताना चाहती। नहीं बताना। आप ये सही बात है क्या? क्रांतिकारियों का इतिहास आज की डेट में आज के लोगों को नहीं पता और सरकार भी उसका प्रचार नहीं कर रही है। आपस में लड़ के उनका पार्टीबाजी की बात नहीं करनी। और अरे वो क्या नाम है उसका, बड़ा उसका केस चल रहा है आज कर रहा है कोई, उसको कहता है देशद्रोही, अंडमान में थे वो। उमर खालिद, सोनम वांगचू है, सोनम वांगचू एस से नाम है उसका। सोनम वांगचू है, सोनम वांगचू नहीं ये तो आज का है ना। उमर खालिद, उसको कहते हैं ये देशभक्ति नहीं था। सावरकर है, सावरकर जी, सावरकर। हाँ, उसका भी चला हुआ है, ये तो देशद्रोही था, ये था सारा। अब क्या किसी को कहना। और उसको कहते हैं उसके मंदिर बनाओ, नथु गोडसे के। बताओ जरा, ये हमारी ये सोच बताइए कितने। मैं कहती हूँ गांधी, आप मान लो गांधी ने गलत किया, मरवा दिया, और ये इंसान तो था, है, उसको महात्मा की उपाधि। तुम्हारे घर का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ के आया था, कोई तुम्हें कुछ उसने कहा था, पढ़ा लिखा था, देश के लिए सारी जिंदगी लगा दी। ऐसे आदमी को तुम राम राम कहते हो, गोली मार रहे हो, ये कहाँ की सभ्यता है? ये बताओ। नहीं, और हमने देखा, देखिए क्रांति कुमार जी का अभी हमने देखा ही है। बटुकेश्वर दत्त आज़ादी के बाद कितने दर दर भटके, सरकार ने कोई उनको मदद नहीं की। वो बिस्कुट बेचते थे पटना की सड़कों पे, और भगत सिंह की माताजी ने उनका इलाज एम्स में कराया। ये सरकार क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं करती। उसकी तो ये अस्थियां लेके गए थे, बीके दत्त की तो फोटो है, बीके दत्त की मेरे पास है। अच्छा, ये खुद लेके गए थे? हाँ, इनके साथ ग्रुप है पूरा, इसमें है फोटो। अच्छा, बीके दत्त की। उनको तो बाद में आजाद करवाया, किसी ने सुध ही नहीं ली। कई थे, और भी कई लोग थे, ऐसी बात नहीं। ये सुभाष चंद्र बोस जी जब बाहर चले गए थे तो इनका कोई साथी था, उसका नाम भी रामकिशन था। उसको कुछ सोना, कपड़े, पैसा पूसा दे के भेजा भी, नेताजी बाहर चले गए, उनको सपोर्ट मिले, जहाज के भेजा। उस आदमी की कई 2-4 महीने कोई खबर नहीं आई, ना नेताजी से पता लगा भी सोना पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। बाद में बात निकलते निकलते पता लगी कि उसको तो समुद्र में धक्का देके साथी ने सोना लूट लिया। उस आदमी का नाम भी रामकिशन था। उस आदमी की जो औरत थी वो हमारे घर 6 महीने रही। उसको ये नहीं बताया कि तेरा आदमी मर गया। जब हम इंडिया आ गए, ये बात उसके बाद किया। उसको ये नहीं पता था कि यही था, जेल जूल में होगा, छूट के आ जाएगा, पैसा लेके गया। और एक्चुअली ये बात थी कि साथियों ने ही उसको समुद्र में धक्का देके वो पैसा छीन लिया। अच्छा दीदी, आप कह रहे हैं कि 21 दिसंबर तक का पता नहीं। आपकी आवाज और 1 घंटे से आपकी एनर्जी अच्छी है, आप कम से कम सेंचुरी मारेंगे। देखो, 3 मैं थक गया, आवाज भी बहुत बढ़िया बुलंद है। और आपको चिंता नहीं करनी, अभी बहुत दिन जीना है। सुनो, गाँव में नौकरी करी है, 50 बच्चे होते थे वहाँ। मैं ऊंचा ना बोलूंगी तो वो 50 बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? तो फिर ऊंचा बोल के ही काबू करने थे। हाँ? बस आदत पड़ गई ऊंचा बोलने की। कोई चिंता नहीं अभी। देखो, ये हम तो यही सोच के बैठे हैं कि एक्सपायरी डेटें 2-3 निकल गई। हाँ, नहीं, वो तो एक्सपायरी ऑब्सोलीट हो गई अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आप काम करो। हाँ, एक वो काले गुलाब वाला नहीं बताया, बता क्या था, मुझे नहीं याद। हाँ, अच्छा, वो जो भगत सिंह जी को आजाद कराने के लिए गांधी जी को एक स्टेशन पहले काले वो बताया उन्होंने। आप बाहर चले गए थे। और वो गोली, आपको गोली वाली बात बताई कि नहीं बताई? गोली वाली बताई, चटनी वाली। नहीं, वो तो अजीब हो गया क्योंकि उस केस में वो छूटे थे, अब पता लगा कि सही है। किताब के बारे में कुछ बताइए। आपने यहाँ कब लिखी किताब ये?
ये लिखी हमने करीब करीब 10 साल पहले। ये बहुत ही अच्छा काम किया, 2012 में। अदरवाइज तो ये भी रिकॉर्ड किसी को पढ़ने को ना मिलता। 13 साल पहले लिखी थी इसने। हाँ हाँ, इसमें आपको ये भगत सिंह जी के साथ है ये फोटो, और फिर इसके अलावा ये इनका अपना परिचय। हाँ, 1941 2 फरवरी है ना, JBT अध्यापिका का। 85 साल की है ये। हाँ हाँ, अभी 20-25 साल को नहीं, उनकी लाइफ उम्र बढ़ना तो कोई खास बात नहीं से मतलब उनका जो क्या बोलते हैं मनोबल है। देखिए क्या होता है कि मोराल जिसको बोलते हैं, अगर मेरी जिंदगी में कुछ मुझे अच्छा नजर ना आ रहा हो, वो क्या बोला उन्होंने कि नैतिकता भी मरी नहीं है, अच्छे लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये है कि अच्छे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता और अच्छे लोग संगठित नहीं हैं, मिलजुल के नहीं रहते। तो ये पॉजिटिव जो उनकी एनर्जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पॉजिटिव एनर्जी पे ना 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये तो अभी 5 तरीके सुन लीजिए आप। हाँ। आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। जब कभी आओगे यारो वतन मेरा देखने, ये यतीमों की तरह सहमा हुआ मिल जाएगा। क्या बात। रात भर लौटा नहीं वो घर में अपने इसलिए, रात भर लौटा नहीं वो घर में अपने इसलिए, भूख से बेहाल बच्चा जागता मिल जाएगा। सोने से पहले यारो ये कभी सोचा न था, ख्वाब में भी बच्चा रोटी मांगता मिल जाएगा। वो जो हंसता है उसे देखो मगर कुछ दूर से, वरना उसमें चीखता इंसान कोई मिल जाएगा। मेमना हर शख्स में हो ये नहीं मुमकिन मगर, मेमना हर शख्स में हो ये नहीं मुमकिन मगर, आपको हर शख्स में एक भेड़िया मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो एक दरख्त मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए जिसका साया हम साये के आंगन में भी जाए। क्या बात है। ये तो इसी बात पे हम फिर आज कंक्लूड करेंगे। आज का दिन वाकई यादगार है और हमें उम्मीद है कि मजदूर साथी या जो भी साथी इस इंटरव्यू को सुनेंगे वो प्रेरणा पाएंगे और अपने असली आज़ादी के उद्देश्य के लिए आगे बढ़ेंगे, इकट्ठे होंगे। अब हम 21 दिसंबर को दीदी को फरीदाबाद में स्वागत करेंगे। धन्यवाद।